हेलो, तो आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ F इक्वल एम ए। ठीक है, जो हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल एम ए होता है वो हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं। सो इसके पीछे का रीज़न ये है कि फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के, और ये प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, ए के। ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, ए मतलब एक्सेलरेशन, एम मतलब मास। समझ में आया? तो हमने कह दिया आगे चल के कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एम ए के। एकदम सही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर इसके प्रोपोर्शनल और इसके प्रोपोर्शनल है तो इसके प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल होगा। सही है। अब उसके बाद तो ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है, तुम लोग भी एकदम सही है कि हाँ ठीक है प्रोपोर्शनल है। तो तुम बताओ कि अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई फोर्स प्रोपोर्शनल कैसे है एम के और फोर्स प्रोपोर्शनल कैसे है ए के। ठीक है, एक्सेलरेशन के कैसे प्रोपोर्शनल है और मास के कैसे प्रोपोर्शनल है, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो देखते, सपोज कि दो बॉल हैं। ठीक है, दो बॉल हैं, सही है, दोनों का मास है 2 kg। कितना है? 2 kg। ठीक है, सपोज कि तुमने इस वाले बॉल पे, इस वाले सेकंड वाले बॉल पे, या फिर हाँ सेकंड वाले बॉल पे मान लो तुमने एक फोर्स लगाया। ठीक है, जिसका नाम रखा तुमने F1। क्या? F1। ठीक है, फोर्स लगाया, जिससे मान लो इसको एक्सेलरेट, इसने एक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसने एक्सेलरेट किया। चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 2 kg का फोर्स लगाया, 2 kg का बॉल है, तुमने F1 फोर्स लगाया, कोई एक फोर्स है F1, तो उसने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया। चलो सब सही है। अब तुम्हें इस वाले 2 kg वाले बॉल को, ठीक है, इस दूसरे वाले 2 kg वाले बॉल को, ठीक है, इसको मान लो पहला कह देते हैं और इसको दूसरा। ठीक है, इसको दूसरा। तब इस दूसरे वाले 2 kg, इस दूसरे वाले बॉल को भी तुम्हें एक्सेलरेट करवाना है। ठीक है, इसे भी तुम्हें एक्सेलरेट करवाना है, लेकिन इसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुम्हें एक्सेलरेट नहीं करवाना है, इसे तुम्हें एक्सेलरेट करवाना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब तुम्हें इसके दुगना फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तुम्हें F1 जितना तुमने लगाया था उसके दुगना लगाना होगा। ठीक है, तभी तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, तभी ना ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तुमने इस पे F1 लगाया, इस पे F1 लगाया, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, इसको छोड़ दो। अगर F1 लगाया तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, और तुम्हें अब इसको एक्सेलरेट करवाना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तुम्हें इस पे इसके दुगना फोर्स लगाना होगा कि नहीं? इसके दुगना फोर्स। एकदम से कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो एक्सेलरेशन बढ़ा। ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, फोर्स भी बढ़ गया। एक्सेलरेशन उधर बढ़ा तो फोर्स भी तुम्हारा इधर क्या हुआ, बढ़ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल है ए के। क्या कह सकते हैं, ये बात एकदम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे अब मास को कैसे तुमने प्रोपोर्शनल बताया भाई, मास कैसे प्रोपोर्शनल? ठीक है, मास को भी देखते हैं हम लोग। सपोज दो बॉल है, एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है। ठीक है, एक का मास है तुम्हारा 2 kg और एक का है तुम्हारा 4 kg। एक का कितना है 2 kg, एक का कितना है 4 kg। समझ में? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुमने एक्सेलरेट करवाया। ठीक है, इस पर तुमने F1 फोर्स लगाया, इसको तुमने एक्सेलरेट करवाया, इसने एक्सेलरेशन किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, सेम यहाँ वाला केस है, एकदम एक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तुम्हें अब इसको भी एक्सेलरेट करवाना है, 4 kg वाले को भी एक्सेलरेट करवाना है, इसी से करवाना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही तुम्हें इसको भी एक्सेलरेट करवाना है। कितना से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करवाना है। तो तुम अब इस पर कितना फोर्स लगाओगे, ये क्वेश्चन है, कितना फोर्स लगाओगे तुम? तो इसका ये जो मास है इससे इसका दुगना मास है। ठीक है, इसका जो मास है इससे दुगना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फोर्स भी इस पर दुगना लगा देंगे, तभी तो उस पर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इस पर हम लोग दुगना फोर्स लगाएंगे। F1 पे जितना हमने फोर्स लगाया था उसका दुगना यहाँ पे लगाना होगा। इसको सही से मैं लिखता हूँ, जितना हमने यहाँ F1 लगाया था उसका दुगना वहाँ पे लगाना होगा। अब तुम कहोगे क्यों हम दुगना नहीं लगाएंगे, हम तो F1 ही लगाएंगे, देखते कैसे एक्सेलरेट नहीं करता है। तुम लगाओ F1, वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। लगाओ तुम मेरे को F1, तुम लगा के देख लो, वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट नहीं करेगा। तुम्हें अगर उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाना है तो F1 के दुगना फोर्स लगाना होगा। किसके? F1 के दुगना फोर्स तुम्हें लगाना होगा। तो क्या अब हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल है M के? क्या कह सकते हैं? एकदम कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो टेंशन नहीं है। तो F प्रोपोर्शनल हुआ M A के। चलो यहाँ तक तो तुमने प्रूफ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ गए। चलो सही है। तो ये बताओ F इक्वल क्यों है M A के? तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अच्छा F प्रोपोर्शनल ना M A के, इसके लिए वो इक्वल है M A के। नहीं, ऐसा केस नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल हमने कह दिया कोई चीज़ की प्रोपोर्शनल है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है तो वो इक्वल नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होता। ठीक है, प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वल भी होगा, ये केस डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। सपोज कि तुम्हारा जो फीस कलेक्ट होता है स्कूल में, ठीक है, जो तुम्हारे स्कूल में फीस कलेक्ट होता है वो तो प्रोपोर्शनल है ना।
फीस का कलेक्शन जो है तुम्हारा स्कूल का, वो क्या है, वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल है क्या स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। भैया जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा तो फीस कलेक्ट होगा। इसमें क्या कोई मैंने गलत बात कहा क्या? जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा फीस कलेक्ट होगा। स्टूडेंट मान लो अगर 1 होगा तो कम फीस आएगा ना, स्टूडेंट मान लो 2 होगा तो ज़्यादा फीस आएगा, ठीक है। और मान लो स्टूडेंट अगर 100 हो गया, लाख हो गया, तब तो बहुत ज़्यादा फीस आएगा। पता नहीं किस स्कूल में लाख स्टूडेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस आएगा उस केस में। सपोज करो कि फीस का कलेक्शन है हमारे पास 3000, कितना 3000, ठीक है। और ये कितने बच्चों से आ रहा है, ये आ रहा है 5 बच्चों से, ठीक है, ये 5 से। फिर फीस का कलेक्शन है 6000, ये 10 से। उसके बाद 9000, ये 15 बच्चों से। अब एक बच्चा कितना फीस दे रहा है, ये तो हम लोग निकाल लेंगे कि हाँ भाई 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बच्चा का पता चल जाएगा वो कितना दे रहा है। अभी तुम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे, तुमने जब इस पैटर्न को थोड़ा नोटिस किया, इस पैटर्न को थोड़ा एक बार ध्यान से देखो भाई। इस पैटर्न को जब तुम एक ध्यान से जब तुम देखोगे, तुम एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, कि जो रेट ऑफ चेंज है इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में जो रेट ऑफ चेंज है वो इक्वल है। रेट ऑफ चेंज इक्वल है या नहीं है? एकदम इक्वल है। कैसे इक्वल है? इसमें भी अगर हम लोग इसको एक नंबर, ठीक है, एक नंबर जो है हमारे पास 600, इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाता है या नहीं हो जाता है? इसको अगर हम लोग इसको 600 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाता है या नहीं होता है? एकदम होता है। इसको अगर हम लोग 600 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाता है या नहीं होता है? तो जो पहले प्रोपोर्शनल थे, ठीक है, जो पहले प्रोपोर्शनल थे वो अब अचानक से इक्वल हो गए। और तीनों में तुम देख रहे हो कि तीनों में जो ये जो नंबर है 600, वो तीनों इक्वल है। तीनों में कोई ऐसा नहीं है कि एक में 300, दूसरे में 600, दूसरे में, तीसरे में 900, तीनों में 600 600 600। सही है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? इसमें तुम देख रहे हो कि पहले ये प्रोपोर्शनल था, ठीक है, 3000 बच्चे भर रहे थे, 5 बच्चे 3000 फीस भर रहे थे, 10 बच्चे मिलकर 6000 फीस भर रहे थे, 15 बच्चे मिलकर 9000 फीस भर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी वो प्रोपोर्शनल था उस केस में। हमने जब इक्वल उसको निकाला तो हमने देखा कि जो रेट ऑफ चेंज था इन तीनों में, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज था इन तीनों में वो सेम था। वो कौन सा था? वो 600 का रेट ऑफ चेंज था, वो 600 का रेट ऑफ चेंज था। तो जब भी कोई प्रोडक्ट, जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होता है किसी दूसरे के, जैसे इस केस में फोर्स तुम्हारा प्रोपोर्शनल है MA के, तो ये किसी ना किसी रेट ऑफ चेंज से, किसी ना किसी रेट से प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि इस केस में ये 600 के रेट से प्रोपोर्शनल था, ठीक है, ये 600 के रेट से प्रोपोर्शनल था। तुमने पढ़ा भी होगा कि अगर हमें प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, अगर हमें किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है तो जो चीज़ प्रोपोर्शनल, जैसे x अगर मान लो प्रोपोर्शनल है y के, तो सिंपल से x/y कर दो तो तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी निकल जाएगा, जो कि होगा k। समझ में आया? सही है। तो अगर हमें ये चीज़ कहनी है, अगर हमें फोर्स को इक्वल लिखना है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के, तो हमें यहाँ पे k लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? KMA लिखना होगा या फिर नहीं लिखना होगा? KMA क्यों लिखना होगा भाई? तुम यहाँ पे देखो x/y इक्वल्स के, सही है कि नहीं? x/y के इक्वल्स के, तो अगर हम लोग यहाँ से y हटा दें, और y को यहाँ पे लेके चले जाएं तो x इक्वल्स y होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? एकदम होगा। तो इस केस में फोर्स बाय MA, सही है, तो ये तुम्हारा देता है क्या? k। सो k यहाँ से MA हटा देते हैं और यहाँ पे MA को पुट कर देते हैं, तो फोर्स इक्वल KMA हो जाएगा कि नहीं? एकदम होगा। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि तुम यहाँ पे कह रहे हो कि फोर्स इक्वल KMA है, ठीक है, और कह रहे हो कि k तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो रेट ऑफ चेंज होता है वो है। तो फिर ये फोर्स इक्वल MA कहाँ से आ गया? फोर्स इक्वल MA कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो फोर्स इक्वल KMA है, फिर MA कहाँ से आ गया? इसका भी आंसर है। कैसे है? देखो, जिस समय फोर्स बना, ठीक है, जिस समय फोर्स का इजाद हुआ, भगवान ने तो पहले से बना के रखा है, हमने बस उसे इजाद किया। क्या किया? हमने बस उसे खोजा है, डिस्कवर किया है, और कुछ नहीं किया हमने। सो जिस समय फोर्स को डिस्कवर किया गया, हम लोग क्या कह सकते थे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना है? क्या हम लोग ये बात कह सकते थे कि 1 न्यूटन फोर्स ये है, 1 न्यूटन फोर्स वो है? क्या कह सकते थे? मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने फेंका, ठीक है, मान लो इस डस्टर को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, या तो इसने एक्सेलरेट किया, इसका कोई मास होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि यही 1 न्यूटन का है, यही 1 न्यूटन, इस पर जो फोर्स लगाया मैंने वही 1 न्यूटन है? क्या हम लोग कह सकते हैं? जैसे ऊपर फेंका, पकड़ लिया, ठीक है, तो इसका कोई मास है, इसने एक्सेलरेट किया ऊपर की साइड, तो हम लोग क्या ये कहेंगे कि यही 1 न्यूटन है या फिर यही एक फोर्स है? ठीक है, चलो मान लो उसको कह देते हैं। फिर ये मार्कर है, इसको भी मैंने ऊपर फेंका, फिर कैच कर लिया, इसका भी कोई मास है, इसने भी एक्सेलरेट किया, जैसे ऊपर से नीचे आया तो एक्सेलरेट किया कि नहीं किया? एक्सेलरेट किया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यही 1 न्यूटन है, यही एक फोर्स है, यही 1 यूनिट का फोर्स है? क्या हम लोग ये कह सकते हैं? हम लोग यूनिट नहीं जानते थे उस समय। क्या नहीं जानते थे? फोर्स का यूनिट, कि 1 यूनिट जो फोर्स है, जो 1 न्यूटन आज हम लोग कहते हैं, जो 1 यूनिट फोर्स है, वो हम किसको कहें हम लोग नहीं जानते थे।
तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई साहब अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है, हमने कहा कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, क्योंकि हम उस समय जानते नहीं थे, तो हमारे पास आज़ादी थी कि हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो इसका मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए तुम्हारे पास 1 केजी का मास होना चाहिए, मास 1 केजी का होना चाहिए, और जो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर 1 केजी का मास 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है तो हम लोग कहते थे कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा। क्या कहते थे? 1 न्यूटन का फोर्स लगा। समझ में आया? तो अब जब ये कहानी हो गई तो ऑटोमेटिक यहाँ पे की वैल्यू क्या निकल आई? ऑटोमेटिक की वैल्यू 1 निकल आई। क्या निकल आई? 1 निकल आई। तो अब जब तुम बार बार इस चीज़ फॉर्मूले को यूज़ करोगे, की वैल्यू हमें पता चल गई कि 1 है, 1 है, 1 है, तो तुम अब बार बार क्या 1 इंटू, मान लो तुम्हारे पास मास है 10 और एक्सेलरेशन हुआ है 5, तो क्या तुम बार बार ऐसे लिखने जाओगे? नहीं लिखोगे ना। इसके लिए 1 हटा दिया गया और चुपचाप पुट कर दिया गया एम ए, जो कि है तुम्हारा मास और इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है। समझ में आया ना? बहुत अच्छे। हमें उस समय एक्चुअली पता नहीं था फोर्स का यूनिट। क्या नहीं तो पता? फोर्स का यूनिट ही नहीं पता था। जब तुम्हारे पास फोर्स का यूनिट ही तुम्हें नहीं पता है, तुम कैसे निकाल सकते हो? अब कितने फोर्स को तुम 1 यूनिट कहो, ठीक है, कितने फोर्स को तुम 1 न्यूटन कहो, ये हमें नहीं पता था उस समय। इस चीज़ की वजह से हमारे पास लिबर्टी थी, हमारे पास आज़ादी थी कि हम जो चाहें, जिसको भी चाहें उसको हम 1 न्यूटन कह सकते थे, ठीक है। इसकी वजह से उस समय साइंटिस्ट ने इसे 1 न्यूटन कहा कि 1 केजी के मास पे अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है तो वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छे।